इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के बारे में, जो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। इस इशू का टोटल साइज यहाँ पे करीब 1856 करोड़ का रखा गया है। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पे 6 अगस्त होने वाली है और 1 अगस्त शाम 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करूंगा कि लिस्टिंग गेन में हमें कितना बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहां आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो है वो 2004 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये एक सीडीएमओ है। सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूसरी जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इंडिया में एंड बाहर, उनके लिए दवाइयां बनाने का काम करती है। थोड़ा सिंपल करके समझे तो देखिए, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं ये जो दवाइयां हैं ये खुद भी बनाती हैं, लेकिन मेजरली जो ये दवाइयां हैं ये खुद नहीं बनाते हैं। ये अपना जो फॉर्मूला है इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देते हैं कि भैया आप हमें दवाइयां बना के दे दो और हम इसे अपने नाम से आगे यहाँ पे बेचेंगे। इंडिया की जो टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें से 26 कंपनीज यहाँ पे एकम से अपनी दवाइयां मैन्युफैक्चर कराती हैं। यानी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में नाम है। कंपनी सिर्फ दवाइयां बनाती नहीं है, दवाइयों की रिसर्च करना, टेस्टिंग वगैरह करने का काम भी यहाँ पे करते हैं। कंपनी कई अलग अलग तरीके के डोजेज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। अपने सीडीएमओ बिजनेस के लिए फिलहाल कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 49.2 बिलियन यूनिट्स। कंपनी के करीब 16,463 एम्प्लॉइज हैं। आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और यहाँ पे बढ़ाने के लिए देख रही है। अब हम क्विकली यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 646 टू 679 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे करीब 1856 करोड़ का है, जिसमें से सिर्फ 680 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। बाकी यहाँ पे 1176 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी इस आईपीओ से कंपनी जो पैसा उठा रही है, कंपनी के पास तो सिर्फ 680 करोड़ रुपए जा रहा है। बाकी जो ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर जो है अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। एक लॉट में यहाँ पे 22 शेयर रखे गए हैं, यानी आपको 14,938 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 75% का यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15% का रखा गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिटेल कैटेगरी के लिए इतना कम रिजर्वेशन क्यों? इसका मेन रीजन है कंपनी जो है वो पिछले लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल नहीं रही है, इसलिए ऐसी कंडीशन में 10% से ज्यादा रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता। अब इस आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। कंपनी को जो फ्रेश इशू से पैसा मिलेगा उसको कंपनी सबसे पहले तो अपनी डेट चुकाने में यूज कर सकती है, या फिर कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना। इसके अलावा ग्रो करने के लिए दूसरी कंपनीज को एक्वायर करना इस इशू के ऑब्जेक्टिव में शामिल है। अब आईपीओ की डिटेल्स जानने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स यहाँ पे हमें कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स में अच्छी खासी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे असेट्स में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी सिमिलर तरीके से ही अच्छा देखने को मिल रहा है और लास्ट ईयर में अच्छी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, और भैया यहीं पे आके हमारा मामला जो है थोड़ा सा फंस जाता है। देखो, फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी को यहाँ पे था करीब 250 करोड़ रुपए का लॉस। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लॉस से यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आई। करीब 98 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे 23 में हुआ है। उसके बाद 2024 में दोबारा यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, यानी बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी हमें इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। इसका एक कारण यहाँ पे हो सकता है कंपनी जो है वो B2B बिजनेस में है और B2B बिजनेस में हमें यहाँ पे मार्जिन जो है वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं। आगे हम यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ भी हमें यहाँ पे कंपनी की ठीक ठाक देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी यहाँ पे हमें कंपनी पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी पे यहाँ पे बोरोइंग थी अराउंड 357 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 23 में करीब 537 करोड़ के आसपास हो गई थी। और फाइनेंशियल ईयर 24 में बोरोइंग्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी है 491 करोड़ के आसपास। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे सिर्फ 0.11% है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे फिर भी ठीक ठाक है, 1 के ऊपर नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। तो काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 195 के अराउंड चल रहा है। आईपीओ का प्राइस है 679, यानी करंट जीएमपी के हिसाब से इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बन के आता है 874, यानी इसमें हमें करीब 28% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, ये कभी भी चेंज हो सकता है और ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। जैसा अभी हमें रिसेंटली सांस्टार
के आईपीओ में देखने को मिला था उसका जीएमपी करीब 30-35% के अराउंड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग हुई 13 या 14% के आसपास। इसीलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जहां तक आईपीओ में अप्लाई करने की बात है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए कुछ चीजें हमें यहाँ पे इसकी नेगेटिव में देखने को मिली है, कुछ चीजें पॉजिटिव में देखने को मिली। पॉजिटिव की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने समझा कंपनी की अच्छी यहाँ पे रेपुटेशन है, टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से 26 कंपनीज के लिए ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्री है ये भी आने वाले फ्यूचर में ग्रो करेगी। साथ में जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी है। बट मेजर नेगेटिव क्या है कि कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट्स में हायर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, और कंपनी जिस टाइप के बिजनेस में है वहाँ पे मार्जिन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि इसकी एंकर लिस्ट कैसी निकलती है, बड़े इन्वेस्टर जो है वो कैसा इंटरेस्ट इसमें दिखाते हैं, इसके अलावा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है। तो अगर ये सारी चीजें मुझे समझ में आती हैं तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच सकता हूं। हालांकि इस तरह के अपडेट्स के लिए कि एंकर इन्वेस्टिंग लिस्ट कैसी है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप या आपके फैमिली मेंबर को फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अब इसी वीक में 2 और आईपीओ यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो होने वाला है मोस्ट अवेटेड ओला का आईपीओ। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।